आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पिछले पीरियड में हमने देखा पाठ्यक्रम का सामान्य परिचय, जो प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2, पेपर क्रमांक 8 ये रहेगा। जैसे इसके पहले हमने इसकी पूरी जानकारी आपको दी है। इसी में जो पहला बिंदु है उसको हम आज देखेंगे। ये आपके स्क्रीन पर जैसे पाठ्यक्रम हमने इसके पहले ही देखा है कि 4 विभाग आपके लिए है। एक है पारिभाषिक शब्दावली का, दूसरा है राजभाषा हिंदी का, तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी लेखन पक्ष का, और चौथा है प्रयोजन मूलक अनुमान। जिसमें से पहला जो भाग है हम आज उसको देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का, जिसमें पहला जो बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य क्या है और उसकी परिभाषाएं एवं विशेषताओं पर हम जो है जोर देंगे। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको आ सकता है। तो हम इसके इसके तात्पर्य मतलब किसको कहा जाता है पारिभाषिक शब्द, ये देखेंगे। इसके बाद कुछ एक विद्वानों की परिभाषाएं, डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में डेफिनेशन कहा जाता है और हिंदी में उसको परिभाषा कही जाती है, मराठी में इसको व्याख्या कहते हैं। तो परिभाषाओं को हम देखेंगे और उसके बाद इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। अब पारिभाषिक शब्द किसे कहा जाता है, पहले तो हमारे लिए ये समझ में आना अत्यंत आवश्यक है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई यह शब्द होते हैं। मतलब जो भाषा बनती है इसके सबसे जो छोटा घटक होता है इसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है और उसी वाक्य का एक अर्थ होता है। ये शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई है। अब देखिए, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त शब्द सामान्यतः सामान्य कहे जाते हैं। हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन में या व्यवहार में जो शब्द लाते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारी भाषा में जो शब्दों का प्रयोग होता है वह सामान्य शब्द कहलाते हैं। तो यही जैसे किसी कला या शास्त्र के विषय विवेचन के लिए सामान्य शब्दावली अपर्याप्त होती है। जब हम किसी कला की बात करते हैं या किसी शास्त्र की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो ये शब्दावली अपर्याप्त हो जाती है। जो हमारी शब्दावली है, हमारी जो बोलचाल के भाषाओं की जो शब्दावली है, शब्द है, यह अपर्याप्त होता है। इसलिए कला तथा शास्त्र के विवेचन विश्लेषण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य होता है। इसी कारण क्या है कि एक विशेष शब्दावली का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। या शब्दावली को चयनित करना अत्यंत आवश्यक है। यह विशेष शब्दावली को ही पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई। तात्पर्य क्या है पारिभाषिक शब्दावली का, कि किसी विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जो विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है उसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। या जिसे हम देखते हैं, इसको दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ज्ञान विज्ञान की असीम परिधि को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली अर्थात पारिभाषिक शब्दावली है। मैं क्या कह रहा हूं कि ज्ञान विज्ञान की असीम परिधि को, मतलब पूरा ज्ञान विज्ञान उसमें आ जाए, इस असीम परिधि को व्यक्त करने वाली शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अंग्रेजी में ये शब्द जो लिया गया है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो कई विद्वानों ने जब ये शब्द को पढ़ा गढ़ा तो उन्होंने इसको तकनीकी शब्दावली का भी नाम दिया है। कई विद्वानों ने इसको नाम दिया है, लेकिन सर्वसम्मति से जो नाम
इसका लिखा जाता है या समझा जाता है वो है पारिभाषिक शब्दावली। तो इसी पारिभाषिक शब्दावली की कुछ परिभाषाएं हम दे सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जो है इनकी परिभाषाएं लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो विद्वानों की परिभाषा हमने यहाँ पर रखी है, और भी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम रेमंड हाउस को तो नहीं लेंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम हमारे जो स्क्रीन पर है रेमंड हाउस, उनकी परिभाषा को देखेंगे। वो उन्होंने क्या कहा पारिभाषिक शब्दावली को? विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द, अधिकांशतः कला का शब्द पारिभाषिक शब्दावली कही जाती है। मतलब क्या है कि विशिष्ट विषय हर एक विषय के लिए नहीं, या फिर विज्ञान के लिए, क्योंकि विज्ञान या विशिष्ट रसायन शास्त्र है, जीवशास्त्र है, भौतिकी शास्त्र है, तो इसमें अभिव्यक्ति के लिए एक निश्चित एवं विशिष्ट अर्थ देने वाले, केवल वहीं पर उसका अर्थ सीमित होगा, उसी विज्ञान के क्षेत्र में ही ये प्रयोग में आएगी। उसको हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्द उसको कहा जा सकता है। ये किसकी परिभाषा थी? ये परिभाषा रेमंड हाउस की परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा डॉक्टर रघुवीर जी ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है, देखिए हर एक विद्वान उसी पर आ रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से उन्होंने इसकी परिभाषाओं को जो है तो प्रस्तुत किया है। वो क्या कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे सामान्य शब्द होते हैं। मतलब पारिभाषिक शब्द को क्या कहें, किसको कहेंगे हम? जिसकी सीमा बंधी हुई है, एक क्या कहेंगे कि एक विशेष या विशेष दायरे में जो प्रयुक्त होती है उसको ही पारिभाषिक कहेंगे, पारिभाषिक शब्द कहेंगे। जो जिसको सीमा में बांध दिया जाता हो, जो सीमा से परे है, सीमा से बढ़ चढ़ के है, आगे है, उसको हम क्या है? सामान्य शब्द कहते हैं। तो डॉक्टर सूरज भानसी, ये भी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं। उन्होंने क्या कहा है कि देखिए पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ग्रहण किया जाता है। अभिधार्थ, अभिधार्थ यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये अभिधार्थ क्या होता है? जैसे ग्रंथालय होते हैं, ग्रंथ होते हैं, या ग्रंथालय जिसको हम कह देते हैं, डिक्शनरी जिसको कहा जाता है, उस शब्द का अर्थ जो उसमें होता है ग्रंथालय में, तो वो शब्द को उसी प्रकार से जब दिया जाता है इसको अभिधार्थ कहते हैं। मतलब जैसे कि वैसे शब्द के अर्थ को ग्रहण करना, इसको अभिधार्थ कहा जाता है। ये शब्द शक्ति का प्रकार है। इसलिए जो जिसका अर्थ अभिधार्थ में ग्रहण किया जाता है, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। मतलब जो लक्षणार्थ या व्यंग्यार्थ, व्यंग्य से जैसे हम कहते हैं कोई मोटा आदमी सामने से आ रहा है तो हम कहते हैं देखो हाथी आ रहा है। अब हाथी तो वहां पर नहीं है, एक मोटा सा व्यक्ति आ रहा है, तो हम क्या है, हमने उससे व्यंग कसा है, इसका व्यंगार्थ हो गया है। कहना क्या है कि बहुत मोटा आदमी है इसलिए कहा कि हाथी आ रहा है, जबकि सामान्य अर्थ हाथी से एक जानवर से संबंधित है। जब अभिधार्थ लिया जाएगा तो हाथी लिया जाएगा, और व्यंग्यार्थ लिया जाएगा तो वो मोटेपन के लिए लिया जाएगा। इसलिए पारिभाषिक शब्द ये कैसे हैं? अभिधार्थ में ग्रहण किए जाते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हिंदी के काफी प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए कि वो इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं, तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अपने अपने अर्थ में सुनिश्चित अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। कहां पर? ज्ञान विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में। केवल विज्ञान ही कहा क्या? नहीं, ज्ञान के अन्य क्षेत्र, दर्शन में भी कहा, राजनीति में भी कहा। तो ऐसे विभिन्न शब्दों में अपने अपने एक विशिष्ट अर्थ देने के लिए ये सुनिश्चित रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से
शशि शर्मा जी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि पारिभाषिक शब्द का सीधा सरल अर्थ है किसी ज्ञान विज्ञान की भाषा जिसका संप्रेषण ज्ञान विज्ञान के पारिभाषिक अनुशासन के अनुकूल सुनिर्धारित एवं सटीक होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्द के इस्तेमाल के समय विकल्प की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसमें कोई विकल्प नहीं होता, एक शब्द के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं ना, जल भी है पानी भी है, लेकिन पानी का प्रयोग एक विशिष्ट विज्ञान के क्षेत्र में या स्थान के समय में वहां पर वह जल का ही प्रयोग होगा, वहां पर पानी का प्रयोग नहीं होगा। यद्यपि मैं दर्शन की बात करूं तो गंगा के लिए गंगा का पानी नहीं कहा जाता है, बल्कि गंगा का जल कहा जाता है। तो इसके लिए दूसरा शब्द, जैसे मैंने कहा पानी है, तो इस पानी का शब्द का प्रयोग हम वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि वो जो है अपने ज्ञान विज्ञान के सरल और सीधे अर्थ, सटीक अर्थ और सुनिश्चित अर्थ देते हो। एक ही अर्थ आएगा, उस शब्द से एक ही अर्थ निकलेगा, उन्हीं शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अब ये सभी लोगों की परिभाषाएं देखने पर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें बापू देसाई जी हैं, विनोद गोदरे जी हैं, ऐसे बहुत विद्वान हैं जिन्होंने इस पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लेकिन अध्ययन के लिए हमने केवल 4-5 ही आपको विद्वानों की परिभाषाएं यहाँ पर प्रस्तुत की है। अब ये सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात, इनको देखने के उपरांत हम जो है इस पारिभाषिक शब्द के कुछ लक्षण हम आपको बता सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके लक्षण हम इसमें बता सकते हैं। क्या है कि नंबर 1, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में ही होता है। जितनी हमने परिभाषाएं ऊपर की देखी है, इन सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात यह पारिभाषिक शब्दावली के लक्षण हमें सामने दिखाई दे रहा है कि यह जो पारिभाषिक शब्द का जो प्रयोग होता है वो ज्ञान विशेष के क्षेत्र में ही होता है। नंबर 2, उनका अर्थ सुनिश्चित तथा पारिभाषित होता है। उनका अर्थ भी क्या है? सुनिश्चित होता है। अलग अलग अर्थ वो जो है वो नहीं देते हैं, एक ही अर्थ देगा, सुनिश्चित ही अर्थ देगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा अन्य अर्थ उससे नहीं निकलेगा, इसलिए सुनिश्चित अर्थ हमने यहाँ पर कहा है। नंबर 3 है, उनके अर्थों में लचीलापन या विकल्प नहीं होता है। जैसे बहुत सारे शब्द है जिसमें लचीलापन होता है, जैसे लचीलापन वगैरह नहीं होता है। आप शब्द को बदल नहीं सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मौखिक आनंद के लिए उसको अलग प्रकार से आप उच्चारित करते हो, तो ऐसे नहीं होता है ना। और ना ही तो इसका कोई विकल्प होता है। मैंने कहा कि एक की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं चलेगा, केवल वही शब्द का प्रयोग होगा जो उसमें लिखा है। जैसे बैंकिंग व्यवहार में, प्रशासनिक कार्यालयों में जब पैसों की बात आती है तो वहां पर पैसा लिखा नहीं होता है, वहां पर राशि शब्द का ही प्रयोग होगा। अब इस राशि के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग वहां पर कतई भी मंजूर नहीं है, या के प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इस राशि का सुनिश्चित अर्थ है, इसका अर्थ है पैसा, इसलिए उसके लिए दूसरा शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। इसलिए कोई विकल्प भी नहीं होता है और कोई लचीलापन भी उस शब्द में नहीं होता है। और चौथा है, पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ग्रहण किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई इसका लक्षण देखकर उसका अर्थ नहीं लिया जाता है, या कोई व्यंग्यार्थ जिसे हम कहते हैं वो नहीं लिया जाता है, बल्कि अभिधार्थ में जैसे डिक्शनरी में उसका अर्थ होगा उसी प्रकार से उसको लिया जाएगा। उसका मैंने कहा ना, जैसे कि हाथी आ रहा है, गंगा में गांव है। अब गंगा में गांव कैसे रहता है, लेकिन गंगा में गांव मतलब गंगा के समान गांव है। अब गंगा के समान गांव मतलब पवित्र गांव है, तो पवित्र के लिए दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयोग में नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इनके इसमें जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, वह अभिधार्थ में
वास्तविक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। यह इसके जो है कुछ लक्षण है। अंत में जिसे हम देखते हैं कि हर ज्ञान विज्ञान या विषय के अनुरूप उसका एक पारिभाषिक अर्थ होता है। जैसे ध्वनि शब्द के भौतिक तथा भाषा विज्ञान में अलग अलग पारिभाषिक अर्थ होते हैं। जैसे हमने कहा कि ध्वनि, ध्वनि के लिए हर एक विज्ञान में उसके अलग अलग अर्थ जो है यहाँ पर निकलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जहां पर जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए केवल उतने ही प्रयोग, और इस प्रकार के शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहेंगे। हमने इनकी परिभाषाएं देखी, इसके बाद इसके हमने लक्षण देखी। हमारे लिए इतना समझ में आना अत्यंत आवश्यक है कि ज्ञान विज्ञान या विशिष्ट विषय में या कहेंगे कि कला या शास्त्र के संबंध में विशिष्ट प्रयोग में आने वाले शब्दों को ही पारिभाषिक शब्द कहते हैं। या विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली को ही हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। मतलब यह एक ही परिवार की, जैसे कोई रसायन शास्त्र की बात कर रहे हैं हम या भौतिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो भौतिक शास्त्र भौतिक का एक अपना परिवार है, उसमें प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो भौतिकी की पारिभाषिक शब्दावली कही जाएगी। अब ये शब्दावली की विशेषताएं क्या होती है, इनके शब्दों की विशेषताएं क्या होती है, इसको हमको जो है देखना पड़ेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी सवाल आपको पूछा जाता है, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपको प्रश्न, यदि प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव रहा तो आपको पूछा जाएगा कि पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा देते हुए या उसके अर्थ को बताते हुए उसकी उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो आपको मैंने जो आपको परिभाषाएं बताई है या उसका अर्थ बताया है वह लिखना है, और उसके बाद जो है आपको यह पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को जो है वह लिखना है। अभी क्या है, सबसे पहली विशेषता है वह है कृत्रिम शब्दावली। अब कृत्रिम शब्दावली मतलब कुछ विशेषताएं हमने जैसे कहा है। अब कृत्रिम शब्दावली मतलब क्या है, शब्द कुछ एक शब्द जो पहले से चलते आ रहे हैं, इसको हम सामान्य या पहले से पूर्व परंपरा से शब्द चलते आ रहे हैं, इसलिए हम उसको अलग कहेंगे, अलग शब्द कहेंगे। लेकिन यहाँ कृत्रिम शब्दावली यानी बनाई हुई, कृत्रिम को क्या कहते हैं, बनाई हुई, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक यानी जो हमको इस संसार से मिली है, इस संसार में देखने को मिलती है, इसको हम प्राकृतिक कहते हैं। और जो बनाई हुई है, जिसको अंग्रेजी में आर्टिफिशियल कहा जाता है, हिंदी में उसी को कृत्रिम कहा जाता है। यह उसी के लिए बनाई गई शब्दावली है। तो यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कृत्रिम शब्दावली का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम शब्दावली क्या है कि भाषा की सामान्य शब्दावली के समान पारिभाषिक शब्दावली का उद्भव और विकास समाज में स्वयं नहीं होता है। हमने देखा कि भाषा का उद्भव एवं विकास हमारे समाज में ही हुआ है, उद्भव उसका हुआ है और विकास भी हमारे समाज में होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली कृत्रिम होती है, यह बनाई हुई है, कुछ लोगों द्वारा बनाई गई शब्दावली है। और जो भी चीज बनाई जाती है उसको प्राकृतिक नहीं कहते, कुदरती नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम कहा जाता है। ये बनाई कैसी जाती है, तो ग्रहण, अनुकूलन, संचयन और निर्माण, इन 4 प्रक्रियाओं द्वारा उसका निर्धारण होता है। क्या करते हैं, ये जब कृत्रिम शब्दावली बनाई जाती है तो कुछ एक शब्द जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, मतलब लेते हैं, दूसरी भाषाओं से शब्द लेते हैं। अनुकूलन यानी उसके अनुकूल अगर दूसरा कोई शब्द हमारे पास है तो हम उस, जैसे टेक्निकल को तकनीकी शब्द हमने बनाया और उसके अनुकरण करके हमने ले लिया है। उसके बाद संचयन, संचयन करके भी, चयन करके भी हम कुछ एक शब्द बनाते हैं। और अंतिम है निर्माण, जिसे 2 शब्द लेना है और उससे कुछ एक शब्द का हम निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस 4 सोपानों द्वारा हम क्या करते हैं, कृत्रिम शब्दावली हम
बनाते हैं। तो इन शब्दावली का निर्धारण भाषा विशेषज्ञ होते हैं। जो भी निर्माण करता है इस प्रकार की कृत्रिम शब्दावली को, ये भाषा के बहुत बड़े जानकार होते हैं, तभी जाकर ये भाषा या पारिभाषिक शब्दावली बनती है। साथ ही इनके निर्माण में उन लोगों का भी योगदान होता है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य करते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन लोगों का भी इसमें योगदान होता है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में या फिर क्या है, क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य करते हैं। कोई रचना करता है, लेखन है, लेखक है, रचनाकार है ना, ये जो काम करता है, लिखता है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान जो है इस प्रकार के शब्दावली में रहता है। कृत्रिम शब्द होने के कारण इनमें वह लचीलापन नहीं होता, जिससे हमने ऊपर कहा, जैसे इसमें लक्षण में कहा, जब कृत्रिम शब्द बनाया हुआ शब्द है ना, इसलिए इसमें लचीलापन नहीं होता जो सामान्य शब्दों में होता है। कई बार बोल रही बोलता, इस प्रकार के कई शब्द हम लचीले बना लेते हैं, है ना। तो इसमें लचीलापन बिल्कुल भी नहीं होता है जो हमको सामान्य शब्द में दिखाई देता है। इनका निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है। यह महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इन कृत्रिम शब्दावली का निर्माण ही क्या है, विशेष प्रक्रिया के तहत हुआ है, विशेष प्रक्रिया के तहत हुआ है। इस कारण क्या है, इस कारण इसमें कोई लचीलापन नहीं है, इसमें कोई जिसे सामान्य शब्द होते हैं ऐसे शब्द नहीं होते। तो ये इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कृत्रिम शब्दावली। जिसकी जितनी पारिभाषिक शब्दावली जितने भी विषय में या जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा ये जो बनाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम शब्दावली हम इसको कहते हैं। अब दूसरी विशेषता इसकी हम देखेंगे, वो है नियतार्थता। नियतार्थता क्या अर्थ होता है, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होता है। इसलिए क्या है नियतार्थता, नियत क्या है, नियति का अर्थ क्या है या प्रमुख अर्थ क्या है, केवल वही ये बताता है। शब्द और शब्द का अर्थ वही बताता है। इसलिए क्या है, पारिभाषिक अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, सुनिश्चित है, ये निश्चित है, ये इसके लिए यही शब्द का प्रयोग होता है और स्पष्ट होता है, अस्पष्ट नहीं होता है। मतलब नहीं इसको क्या कहेंगे, इसको भी ऐसा कहा जाता है, ऐसे नहीं होता है, एक बिल्कुल स्पष्ट इसका अर्थ होता है। उनमें न तो अतिव्याप्ति दोष होता है और न अव्याप्ति का, मतलब अतिव्याप्ति एक ही शब्द है, अलग अलग आधार पर उसको बोला जा रहा है तो काफी परेशानी हो जाती है। एक ही शब्द है दीन, दीन, दीन का अर्थ है जो तो दिवस भी हो जाता है और दीर्घ दीन का अर्थ गरीब हो जाता है ना। व्यापक अर्थ में लिया तो वो परेशानी आती है। मनुष्य प्राणी बहुत सारे प्राणी है, ये व्यापक अर्थ, अतिव्याप्ति आ गई इसमें। हम तो एक ही प्राणी के लिए कह रहे हैं, एक ही प्राणी के लिए कह रहे हैं ना, ये प्राणी है, प्राणी है तो बहुत सारे प्राणी आ जाएंगे इसमें, ये अतिव्याप्ति का दोष हो गया है। या फिर छोटा भी ये नहीं होता है। पारिभाषिक शब्द अपने अर्थ परिधि से न अधिक व्यर्थ अर्थ स्पष्ट करता है और नहीं कम। तो जब शब्द का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ जो है उतना ही होगा, न कम अधिक होगा न वह कम होगा। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में यह असह्य होता है कि दो शब्दों की अर्थ सीमाएं एक दूसरे से टकराए या एक दूसरे के अर्थ वृत्तों को काटे। वैज्ञानिक भाषा में जिस परिशुद्धता की अपेक्षा होती है उसमें द्वर्थता या संदिग्धता के लिए कोई अवकाश नहीं होता। इसमें कोई भी दो शब्द एक अर्थ देने वाले ये नहीं होते हैं, या मतलब द्वर्थता जिसे हम कहते हैं, दोनों अर्थ में यदि शब्द का प्रयोग होता है तो व्यक्ति में शंका आ जाती है, कंफ्यूज जिसको हम कहते हैं वैसे आ जाता है। इसलिए इसमें इस तरह की संदिग्धता यह नहीं होती है। सामान्य भाषा के शब्द जिन शब्दों के ऊपर उठकर पारिभाषिक शब्दों के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है उनमें भी प्रयोग के द्वारा क्रमशः अर्थागत शिथिलता का लोप हो जाता है। जो सामान्य शब्द यदि उस शब्द का अर्थ देते हैं तो उसका अर्थ का लोप हो जाता है, अर्थ वहां पर उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन वहां पर ये विशेष
अर्थ के रूप में ही इसका प्रयोग होगा। इसीलिए इसके नियतार्थता इसको कहते हैं, नियतार्थता। नियत क्या है और उसका अर्थ क्या है, मतलब जिस नियत से उस शब्द का प्रयोग होता है उसी तरह से उसका अर्थ होता है। इसलिए इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, माफ कीजिए, दूसरा विशेषण, यह भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे हमने कहा कि कृत्रिम शब्दावली होती है, पारिभाषिक शब्दावली की कृत्रिम परिभाषा होती है, शब्दावली होती है। और नंबर दूसरी जो विशेषता है वह है नियतार्थता। नियतार्थता, इसकी नियत क्या है और उसका अर्थ जो है वह स्पष्ट होता है। इसलिए अतिव्यापति या अव्यापति इस तरह का दोष नहीं होता है। यह एक विशिष्ट अर्थ देती है या ग्रहण करता है, इस प्रकार से ही इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर आकर समय हमारा ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। हमने अब तक जो है इसकी परिभाषाएं देखी, पारिभाषिक शब्दावली की, उसके बाद हमने इनकी विशेषताओं को भी देखा। सहसा हमारी सामान्यतः दो विशेषताएं हुई है, एक कृत्रिम शब्दावली, दो नियतार्थ था। अब अगली विशेषताएं अगले पीरियड में हम ले लेंगे। फिर एक बार आपसे कह दूं कि जो नियम इस कोरोना महामारी के कारण हमें दिए गए हैं, जब तक ये समाप्त नहीं होता है, महामारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है, हमको सरकार ने दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।